नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भोपाल से रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सोमेश मिश्रा ने सुपर स्पेशलिटी समेत हॉस्पिटल की अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, कोरोना के लिए जारी की गई है नई गाइडलाइन। जिला पंचायत कार्यालय में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीदी कैफे का किया गया शुभारंभ। सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर युवाओं ने सौंपा गुड़ तहसीलदार को ज्ञापन। विधायक की उदासीनता के चलते बरसों से जर्जर है बदवार से तमरा तक की सड़क। और रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की गई पत्रकार वार्ता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। भोपाल से रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोविड-19 सहित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह से व्यवस्थित किए जाने की दिशा में रीवा व शहडोल संभाग के मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था का निरीक्षण करने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सोमेश मिश्रा रीवा पहुंचे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए गांधी मेमोरियल समेत संजय गांधी हॉस्पिटल का बारीकी से निरीक्षण किया। तत्पश्चात हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया और मेडिकल कॉलेज में जिम्मेदार प्रबंधन के साथ एक अहम बैठक भी ली। बैठक के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सोमेश मिश्रा ने कहा कि आगामी दिनों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया जाना है। उसके संबंध में हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था बनाए जाने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपका आत्मदान प्रवास के लिए रीवा में हुआ है, कई सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी समेत मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण आपने किया है। क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और क्या आपने देखा यहाँ? अभी शासन के निर्देशानुसार और एसीएस महोदय ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग मेडिकल कॉलेज में कोविड की तैयारियों के लिए निरीक्षण पे भेजा है, जिसमें मुझे शहडोल और रीवा का निरीक्षण करने के लिए टास्क दिया गया था। और चूँकि रीवा में जैसा आप सभी को ज्ञात है कि जो अपना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसका भी लोकार्पण निकट भविष्य में तय है, तो एक तो उसकी तैयारियों के लिए लेके समीक्षा की गई थी और उसमें आवश्यक निर्देश हमने सुपरिटेंडेंट महोदय को दिए हैं, डायरेक्टर महोदय को, कि लोकार्पण संबंधी क्या क्या तैयारियाँ हैं और जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं तो उनको दूर कराना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर शासन स्तर पर एक विशेष सर्च किया जा रहा है। उसे देखते हुए रीवा में भी तैयारी व व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें आईसीयू में ऑक्सीजन के बेड की व्यवस्था बनाने की समीक्षा की गई है। वहीं उन्होंने निरीक्षण के बाद संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि रीवा मेडिकल कॉलेज में डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार के मार्गदर्शन पर बेहतर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो अभी अपनी मीटिंग हुई है संजय गांधी में, तो चूँकि अब आप सभी को संज्ञान होगा कि कोविड के चलते प्रदेश में एक सर्ज हो रहा है। मतलब जो भी पहले हमारी पर डे के जो मरीज पेशेंट बढ़ते थे, अब वर्तमान में देखेंगे कि लास्ट 2 वीक से कुछ बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। चूँकि लॉकडाउन 4 भी अपना प्रारंभ हो गया है, तो इसके लिए कि फ्यूचर में ट्रेंड एनालिसिस क्या रहेगा, अभी लास्ट 2 वीक में मरीज कितनी संख्या में आ रहे हैं और रीवा मेडिकल कॉलेज अपना जो निकटस्थ 4 हैं, सतना, शहडोल और सीधी, इनके लिए भी रेफरल हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। तो हमें उनकी तैयारियों के हिसाब से भी अपनी तैयारियां करनी है, तो इसकी हुई है। साथ ही आईसीयू में जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी व्यवस्था के लिए तो डीन साहब के नेतृत्व में इसमें एक अच्छा काम चल रहा है। और जो अभी हमारे पास आइसोलेशन बेड वगैरह हैं, तो अभी जो समीक्षा में ये निकल के आया है कि अभी हम 1 महीने के लिए हमारे पास काफ़ी मतलब जो गैप एनालिसिस है, तो हम लोग अगले 1 महीने के लिए भी तैयार हैं। और इसके अतिरिक्त भी इनको फेज़ 2 के लिए कि अगर बाई चांस और सर्ज आता है, तेज़ बढ़ता है, तो बैकअप प्लान के लिए भी रेडी कर लिया गया है। तो इसमें इनका बैकअप प्लान भी अभी जैसा आपको पता होगा कि 4th और 3rd फ्लोर पे अपना कोविड सेंटर लगा हुआ है, तो 2nd फ्लोर को भी बैकअप प्लान के रूप में रेडी कर रखा गया है। तो इसके लिए जो भी आवश्यक उपकरण और एचआर है, तो उसकी भी तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही लैब टेस्टिंग के लिए, चूँकि अपना ये प्रमुख केंद्र है और अभी जो पर डे का इनका 900 के आसपास टारगेट रहता है, तो उससे अधिक जो पर डे का इनका 900 के आसपास आ रहा है लैब का भी, तो इसको भी हमने बढ़ाने के लिए लगभग 1200 तक पहुँचाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया है लैब इंचार्ज से। तो उसके लिए जो RT-PCR मशीन है, तो उसके लिए भी शासन से इन्होंने डिमांड कर रखी है।
तो शासन की तरफ से मैं जाके इसका फॉलोअप भी लूँगा, तो कोशिश करूँगा कि अगर वो जल्द से जल्द सप्लाई हो जाए मशीन, तो अपना जितना ये लैब कैपेसिटी टेस्टिंग है इसमें भी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये 2 प्रमुख एजेंडे मेरे इस प्रवास के रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी मोटी ज़रूरतें हैं इनकी डीन साहब की और हॉस्पिटल संबंधित है, तो उसके लिए भी इनको दिशा निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनसे जब विगत दिनों हॉस्पिटल में हुई घटना के संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें रीवा कलेक्टर व कमिश्नर स्तर पर कार्यवाही की गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज डीन द्वारा टीम गठित कराई गई है। इस दिशा में लगातार जांच व कार्यवाही जारी है। इसके अलावा इस दिशा में नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। आप खुद सुनिए इस दिशा में क्या नई रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही यह भी कहा कि नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना से मौत होने के पश्चात मृतक का 3 बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद चिकित्सक मृत बॉडी को पुलिस को सौंपेंगे, पुलिस भी वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद नगर निगम को पुलिस बॉडी सौंपेगी, वहां भी वेरिफिकेशन होगा। इसके पश्चात अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई चिकित्सक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अच्छा, वो टैगिंग संबंधी वाले। हाँ, तो इसमें अभी डीन साहब से ये पॉइंट्स भी मैंने चर्चा में लिया था, क्योंकि इस पे स्थानीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय द्वारा भी कार्रवाई की जा चुकी है। और डीन साहब ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है। और उस प्लान में इन्होंने क्या है कि एक टीम गठित की है। टीम के समक्ष ही समस्त ये टैगिंग वाली कार्रवाई की जाएगी। और जो डिस्पोजल बैग संबंधी है, जिसमें कि चेहरा अपना दिखता है, क्योंकि अब आप सभी को पता होगा कि कोविड महामारी ऐसी है कि जिसमें जनरली परिवार भी थोड़ा सा बॉडी को लेने में मतलब हिचकिचाता है, या जो भी कहिए। और अपने इसके गाइडलाइन भी ऐसे हैं कि जनरली संक्रमित अगर व्यक्ति निकला है तो संक्रमण और न फैले, इसलिए हम थोड़ा सा एक विशेष सुरक्षा अपनाते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने बैकअप प्लान के रूप में भी टीम तैयार किया है कि एक रिसिप्ट सिस्टम तैयार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल कॉलेज के द्वारा पुलिस को जब बॉडी सौंपी जाती है, और पुलिस के द्वारा पुलिस या नगर निगम को, और नगर निगम के द्वारा बाद में अंत्येष्टि जहाँ पे होती है, तो उसके लिए एक रिसिप्ट, इनको मैंने बोला है कि एक रिसिप्ट तैयार कर लिया जाए। तो रिसिप्ट में ये भी रहेगा कि अगर व्यक्ति रहेगा, उसका आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ डिस्चार्ज ये रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि अपना एक तरह से एक अतिरिक्त इसमें सुरक्षा रहेगी कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। आजीविका दीदी कैफे का हुआ शुभारंभ। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित संतोषी सहायता समूह द्वारा जिला पंचायत परिसर में आजीविका दीदी कैफे का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व जिला पंचायत रीवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े द्वारा किया गया है। इस दौरान परियोजना प्रबंधक अजय सिंह समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी व समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। आजीविका दीदी कैफे का शुभारंभ रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने फीता काट कर किया है। इस कैफे में प्रशिक्षित समूह के सदस्यों द्वारा जलपान एवं देसी व्यंजनों को बनाकर विक्रय किया जाएगा। इस कार्य से जहां स्वरोजगार प्राप्त होगा, वहीं महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। सड़क मरम्मत कराए जाने गुड़ तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। युवा एकता परिषद के तत्वावधान में खराब सड़क के निर्माण कार्य को कराए जाने की मांग को लेकर गुड़ तहसीलदार को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बुधवार से तमरादेश तक की जर्जर सड़क को लेकर आक्रोश जताते हुए गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा गया है। यह मार्ग विगत कई वर्षों से जर्जर है, जिसकी वजह से यहां आवागमन प्रतिबंधित हो रहा है। वहीं आए दिन कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, कोई आपातकालीन समस्याएं निर्मित हो जाए तो संभल पाना मुश्किल होगा। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार मांग उठाई, लेकिन लगातार इस बात को जिम्मेदार नजरअंदाज कर रहे। आपको बता दें कि यहाँ लंबे समय से सत्ता पक्ष के विधायक हैं। इसके बाद भी सड़क की यह दुर्दशा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? या फिर ये माना जाए कि विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहा? क्या इसीलिए जनता ने चुनकर भेजा है कि उनकी उपेक्षा की जाए? जिस तरह से जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि किस जन्म का बदला क्षेत्र की जनता से लिया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों में प्रमुख रूप से अमित सिंह लवी के अलावा परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। युवा एकता परिषद जिंदाबाद, युवा एकता परिषद जिंदाबाद। रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को स्थानीय कॉफी हाउस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मोटर मालिकों की समस्याओं को लेकर
फैक्ट्री प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान मांग की गई है कि भाड़े में वृद्धि की जाए, राखड़ एवं गिट्टी की ओवरलोड ढुलाई तुरंत प्रतिबंधित की जाए, साथ ही लोकल गाड़ियों में भी भाड़े में बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान खड़े ट्रकों का रोड टैक्स व फिटनेस माफ़ किया जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा अपनी विभिन्न समस्याओं पर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इस अवसर पर रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट संभागीय अध्यक्ष अमित कुमार द्विवेदी, संभागीय सचिव लल्लन खान, जिला अध्यक्ष अनिल तिवारी, प्रवक्ता राजा आहूजा समेत जिला सचिव नारायण पांडे के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें पूर्व से मांग जो हम लोगों की थी उसके बारे में हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से एक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हम लोग अभी पिछले बार कलेक्टर साहब, रीवा कमिश्नर और आदरणीय एसपी साहब को हम लोगों ने अपने ट्रक एसोसिएशन की तरफ से मांग पत्र रखा था कि जो भी मध्य प्रदेश, जो रीवा जिले के ट्रक हैं, रीवा जिले के मध्य प्रदेश के ट्रक हैं, उन ट्रकों का टैक्स माफ़ कर दिया जाए। जो ड्राइवर हैं उनको कोविड-19 के तहत उनका बीमा कराया जाए और रोड टैक्स माफ़ किया जाए। बैरियर जितने हैं उनको बंद किया जाए जिससे भ्रष्टाचार बंद हो। और फ्लाइयर्स जो ओवरलोड अपने रीवा शहर से जो ओवरलोड गिट्टियाँ लाद के इलाहाबाद और यूपी में कई जगह जाती हैं, जो हमारे यहाँ फ्लाइयर्स आता है, ओवरलोड आता है, उसको शासन के माध्यम से चाहूँगा कि बंद कराया जाए, जिससे और मोटर मालिकों को उसके माध्यम से और काम बढ़े और मोटर मालिक जीवित रह सके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी छोटे बड़े कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स, जो गाड़ियाँ लॉकडाउन में खड़ी थी, उनका पूर्ण रूपेण उनका टैक्स माफ़ कर दिया है। मैं चाहता हूँ जिस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, सेम क्या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं कर सकती? ऐसी कौन सी परेशानी शिवराज सिंह जी के पास आ गई कि जिससे वो मध्य प्रदेश में मोटर मालिक बेहाल है? उसके बाद कई हमारे यहाँ के छोटे, बहुत छोटे छोटे भी हैं, जैसे ऑटो वाले हैं और भी हैं, जो आज बेचारे भूखों मर रहे हैं। हम लोग तो चूँकि ट्रक की बात कर रहे हैं, उनका यूनियन बेचारे सक्षम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जग जाए समय रहते हुए और हम लोगों का टैक्स माफ़ कर दे। जिला प्रवक्ता मनोहर लाल आहूजा, रीवा। आज हमारा ये ट्रक ट्रांसपोर्ट का पुश्तैनी बिजनेस है, जिसको आज मैं पिछले 50 साल से गवर्नमेंट को अरबों खरबों का टैक्स दे चुका हूँ। आज हम गवर्नमेंट से, हम लोग की स्थिति नाजुक है, 3 महीने के टैक्स लेकिन माफी मांग रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट वो कर रही है, परेशान कर रही है हम लोग को। अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो हम लोग बहुत जल्दी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और लॉकडाउन करेंगे। रीवा जिले में एक भी पता नहीं पाएगा, एक भी गाड़ी नहीं चल पाएगी हम लोग को। आदिवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर रीवा संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय विधायक व सरपंच की मनमानी से लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस स्थान पर गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है उससे स्थानीय लोगों को कई समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए इस गौशाला का निर्माण अन्यत्र कराया जाए। दरअसल विधानसभा सिमरिया अंतर्गत तहसील सिमरिया में एक ग्राम खरारी कहलाता है। खरारी में वहाँ आदिवासी समाज के लोग जो है पुश्तैनी रूप से बसे हुए, और जमीन, जिस जमीन में बसे हैं उस जमीन से लगी हुई जो है तो खाली जमीन मध्य प्रदेश शासन थी, जो इनका मतलब 2007 तक जो है तो लगातार राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा चला रहा था। उस जमीन पे जो है वहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, सरपंच द्वारा गौशाला निर्माण कराया जा रहा है। अब वर्तमान में इनकी फसल खड़ी है, धान लगी हुई है, और पूरा का पूरा जो है तो जेसीबी मशीन ले जाके उसको नष्ट कराने के लिए जो है तो गए थे। ये ग्रामीण जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने सब विरोध किया, तब जाके वहाँ भागे। जबकि वहाँ के उससे लगी जमीन 8 एकड़ जमीन जो है वहीं जो है तो अंश रकबा जो है सरपंच जो ग्राम पंचायत खरारी के हैं उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पे वो और उनके परिवार के द्वारा कब्जा करके रखी गई है। उस जमीन पे जो है तो वो गौशाला नहीं निर्माण करा रहे। इन आदिवासियों की जमीन पे जो है तो गौशाला निर्माण के लिए जो है प्रशासनिक अमला जो है, यहाँ तक कि तहसीलदार, एसडीएम बार बार यहाँ जाते हैं, सीमांकन करते हैं और इनको धमकाते हैं कि आप लोग जो है तो इस फसल को नष्ट करो, नहीं तो हम जो है तो तुम लोगों को उठा के जेल में भेज देंगे। ये वहाँ जो है तो एक आतंक का वातावरण बना के रखे हुए हैं। पंकज सिंह, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी सिमरिया। हमारा यह निवेदन है कि हमारे यहाँ विधायक जो है केपी त्रिपाठी क्षेत्र में ग्राम खरारी पंचायत पटेरा की उस आवास मिली हुई है, जौन तो गरीब लोगों का नहीं उसमें बनवाते हैं, गौशाला बनवाते हैं। हम लोग घर बनाए हैं, मेरे बाबा अजबाजा पाजा
कब्जा किए हैं तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी कोई नहीं है। और जिसमें नहीं नाला हुआ खादान करा दिए हैं, जिसमें हम लोग गाड़ते हैं मूदते हैं, उसमें नहीं नाला बनवा दिए हैं, रोड में डलवा दिए हैं सर। तो हम लोग कहाँ जाएंगी? जो मरेगी कोई तो हम लोग कहीं जाएंगी। हमारी यही निवेदन है कि हमारी 5 के आवास मिल जाइए। हमारा नाम मनफूल आदिवासी, ग्राम खराहरी, पोस्ट तिघरा, पंचायत पटेहरा, सिमरिया थाना। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी छत्राणी संघ द्वारा सुधा सिंह बघेल को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला प्रभारी। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी छत्राणी संघ की तरफ से उनकी नियुक्ति पर उन्हें संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश संभाग जिला इकाई द्वारा बधाई दी गई। उनकी इस नियुक्ति से संगठन का भी विस्तार होगा। एक तरफ जहां लगातार जिले भर में पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह मामला है गगेव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चौरी का, जहां पर पीसीसी सड़क, पुल समेत खेल मैदान सहित अन्य निर्माण कार्यों को लेकर जमकर धांधली की जा रही है, जिसमें जहां घटिया सामग्री का उपयोग कर शासन प्रशासन के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, वहीं फर्जी बिल वाउचर के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि आहरित की जा रही है। इस संबंध में आक्रोशित ग्रामीणों के साथ समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने नाराजगी जाहिर करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन लोगों की समस्या से अवगत हुआ। कई दिनों से हमें फ़ोन आ रहा था। हमारे बीच में आरडी मिश्रा जी हैं और अन्य यहाँ के गणमान्य लोग हैं। उन्होंने संपर्क किया हमसे और समस्याएं अपनी निरंतर बताते रहे हैं। यद्यप चौरी पंचायत यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और कुल मिलाकर के चौरी पंचायत में मैं कई बार पहले भी आया हूँ। यहाँ गौवंशों का कुछ मामला था, शांति धाम में गौवंश रखे गए थे और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस मुद्दे को भी हमने हाईलाइट किया था और सारी बातें आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि कराधान घोटाले की जद में चौरी पंचायत भी है। इसमें भी लगभग 30 लाख 29 से 30 लाख के बीच में राशि निकली हुई है। तो कौन सा कार्य यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ उसके माध्यम से, वो भी जानकारी हमें लेनी थी। तो हम इसी बहाने इनके पास आए और इनकी समस्याएं, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो व्यथा है, निरंतर हमारे पास आ रही थी। तो हम आप सबके बीच में आए और हमने देखा कि यहाँ पे एक पुलिया बनी हुई है और पुलिया की स्थिति आपने देखा ही है कि किस तरह से पूरी तरह से छत बिछत हो गई है पुलिया। वो ठीक है, वो एक समस्या। फिर हमें रोड यहाँ पे पीसीसी दिखाया गया। यहाँ पे खेल का ग्राउंड आपको अभी इन्होंने बताया, इसमें भी लाखों खर्च हुए हैं। कहीं घास फूस उगी हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई खेल का ग्राउंड नहीं बना है। वहाँ पे पीसीसी सड़क की बात आई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 5-6 लाख रुपए पीसीसी का निकला हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि उसमें मोरम से बनाया हुआ है। यहाँ पे आदिवासी हरिजन लोग हैं। हरिजनों ने अपना ये बताया कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, और रोड के लिए भी स्वाभाविक तौर पे पैसा निकला हुआ है, तो फिर रोड क्यों नहीं है। आवास की इनकी स्थिति है, इनकी शौचालय की स्थिति, मतलब कुल मिलाकर के एक पंचायती राज के सिस्टम में सरकार द्वारा नरेगा और आपके पंच परमेश्वर योजनाओं, विधायक सांसद निधि माध्यमों से करोड़ों की राशि सरकार दे रही है, लेकिन हर एक पंचायत की आज यही स्थिति है कि विकास के नाम पर उसका 10% भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। चौरी पंचायत की नहीं, लगभग सभी पंचायतों की। गंगेव जनपद रीवा जिला में आती है चौरी पंचायत मध्य प्रदेश में, पर मध्य प्रदेश की 23,000 से अधिक जो भी पंचायतें हैं, तो हमने इसकी निरंतर डिमांड की हुई है, मांग की हुई है कि विधिवत इसकी ऑडिट करवाई जाए, इनके कार्यों की ऑडिट करवाई जाए। सोशल ऑडिट का सिस्टम जो नरेगा का प्रारंभ किया गया है वो पूरी तरह से अपारदर्शी है। उसमें कौन आकर के कैसे सरपंच और सचिव उनके लोगों के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, उसका ये नतीजा है। अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने चौरी पंचायत की क्या ऑडिट बनाई है। स्वाभाविक तौर पर फर्जी ऑडिट बनाई होगी, सोशल ऑडिट या जो भी है। तो इनका देखा जाए कि भाई ये जो आपने ऑडिट बना करके भेजी है, कौन ऑडिट बनाने वाला है, कैसे ऑडिट बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि भाई करोड़ों रुपए जो पंचायत के विकास के नाम पर खर्च हो रहे हैं, यदि वो राशि इनके ग्रामीणों के विकास के लिए नहीं उपयोग हो रही है, तो आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 साल बाद भी 74 में लग रहे हैं। अभी यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो काहे की स्वतंत्रता, काहे की इनके लिए ये सब व्यवस्था। गुरुवार को भी सामने आए कोरोना के 6 नए मरीज, वहीं 16 नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिन्हें कोविड सेंटर से छुट्टी दी गई है। वहीं दुखद बात यह है कि एक और मौत रीवा में कोरोना संक्रमण के चलते हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 13 पहुंच गया है। अब तक में जिले भर में कोरोना संक्रमण के 660 मरीज पाए जा चुके हैं। इसमें से 524 लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा अभी भी 123 मरीज कोविड सेंटर में रखे गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बात करें गुरुवार की, तो एक तरफ नए 6 कोरोना के मरीज पाए गए हैं,
दूसरी तरफ 16 स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौट गए हैं। वहीं एक की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 13 पहुंच चुका है। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्व तथा विकास कार्यों के संबंध में कमिश्नर राजेश जैन ने राजस्व प्रकरणों को 6 माह में 100% निराकरण करने निर्देश जारी किए हैं। यह बैठक कमिश्नर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। कमिश्नर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में रीवा संभाग कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने कलेक्टर्स तथा अन्य अधिकारियों को राजस्व कार्यों एवं विकास कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग में 50,000 से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार अभियान चलाकर आगामी 6 माह में सभी लंबित प्रकरण राजस्व प्रकरणों का 100% निराकरण किया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई लगभग बंद थी। सभी राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से राजस्व प्रकरणों का निराकरण करके हर माह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। शासन के निर्देशों तथा वैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करें। 1 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने कोरोना महामारी से राहत एवं बचाव कार्य में अतुलनीय योगदान दिया है। इसके साथ साथ अपने विभागीय कार्यों पर भी ध्यान दें। कमिश्नर ने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा तथा नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच के लंबित प्रकरण भी शीघ्र निराकृत करें। लंबित विभिन्न राजस्व की वसूली कराएं। विभिन्न न्यायालयों में राजस्व भूमि से संबंधित प्रकरणों में जवाब दावा समय पर दर्ज कराएं। पूरे संभाग में सड़क निर्माण के लिए 2193, नहर के लिए 4330 तथा रेलवे के लिए 2147 हितग्राहियों के भू अर्जन प्रकरण लंबित हैं। इनमें तत्परता से कार्यवाही करके मुआवजा राशि का वितरण कराएं। कमिश्नर ने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर देने, जमीन के डायवर्सन की राशि जमा कराने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा भी कमिश्नर कार्यालय सभागार में एक और संभागीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें रीवा कमिश्नर के साथ साथ रीवा आईजी चंचलशेखर मौजूद रहे और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रकरणों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन तथा पुलिस महानिरीक्षक चंचलशेखर ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रकरणों एवं कानूनी और व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पीड़ितों को तत्परता से राहत राशि का वितरण करें। सभी कलेक्टर्स प्रत्येक त्रैमास में बैठक करके इसकी समीक्षा करें। राहत राशि के प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र तत्परता से स्वीकृत कराएं। सभी एसडीएम भी नियमित रूप से खंड स्तरीय बैठकें आयोजित करें। पीड़ितों को यात्रा भत्ता तथा भोजन के लिए 1000 रुपये तक की राशि नकद देने एवं इससे अधिक राशि उनके बैंक खाते में देने का प्रावधान है। हर प्रकरण में तत्परता से इस राशि का वितरण कराएं। पुलिस अधीक्षक सभी एसडीओपी को इस संबंध में निर्देशित करें। बैठक में कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि पूरे संभाग में सांप्रदायिकता से जुड़े प्रकरण नहीं हैं। पिछले वर्षों में सिंगरौली, सतना तथा रीवा में कुछ घटनाएं हुई थी, उन सभी में तत्परता से कार्यवाही की गई है। सभी कलेक्टर्स तथा पुलिस अधीक्षक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समन्वय से कार्य करें। अपराधियों पर कठोरता से कार्यवाही करें। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में संभाग में 287 प्रकरण राहत के लिए लंबित हैं। इन सभी में राहत राशि का वितरण कराया जाए। सर्वाधिक प्रकरण रीवा जिले में लंबित हैं। विभिन्न न्यायालयों में संभाग में 1598 न्यायालयीन प्रकरण लंबित हैं। न्यायालयों में नियमित कामकाज शुरू होने पर इन प्रकरणों की सुनवाई कराकर इनके निराकरण के प्रयास किए जाएं। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। भोपाल से रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सोमेश मिश्रा ने सुपर स्पेशलिटी समेत हॉस्पिटल की अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा कोरोना के लिए जारी की गई है नई गाइडलाइन। और जिला पंचायत कार्यालय में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीदी कैफे का किया गया शुभारंभ।
सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर युवाओं ने सौंपा गुड़ तहसीलदार को ज्ञापन। विधायक की उदासीनता के चलते बरसों से जर्जर है बदवार से तमरा तक की सड़क। और रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की गई पत्रकार वार्ता। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।